हेलो एवरीवन। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी कर रहे हैं और एंथैल्पी चेंज के बारे में पढ़ लिया था। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था एंथैल्पी चेंज से रिलेटेड, जिसको आज डिस्कस कर लेते हैं। अगर अपने को चेंज इन एंथैल्पी लिखना है तो लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर रखा जाए एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ से हम प्रेशर बाहर ले सकते हैं और चेंज इन वॉल्यूम लिख लेंगे। और डेल्टा यू को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी से क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू की जगह पे लिख सकते हैं क्यू हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस वर्क। और वर्क को हम जानते हैं कि क्या लिख सकते हैं, माइनस पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ से डेल्टा एस क्या निकला, Q at constant pressure minus pressure into change in volume plus pressure into change in volume। तो यहाँ से एंथैल्पी चेंज QP के बराबर आया। तो चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर है? हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसा ही एक रिलेशन आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के टर्म में। अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू बी माइनस प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होने वाला है, जीरो। तो डेल्टा यू अपना आ गया क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मींस हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट चीज अपने को पता चला, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट गिवन हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये दो इम्पोर्टेंट रिलेशन है। अपने को हमेशा ये पता होना चाहिए कि डेल्टा एच क्यूपी के बराबर होता है और डेल्टा यू क्यूबी के बराबर होता है। तो जो हम रिलेशन लिखे थे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा एन जी आर टी। दोनों एक ही रिलेशन है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं रिलेशन बिटवीन जनरल
मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड सीवी फॉर एन आइडियल गैस। सपोज एक हमें इक्वेशन दिया है, पीवी पे पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस प्रोसेस के लिए बोला है जनरल मोलर हीट कैपेसिटी बताओ। सी क्या होगा? मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब मोलर हीट कैपेसिटी बताना है एक मोल के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा यू होता है एन सी बी डी टी। अब एक मोल लेना है तो एन का वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्यू, और वर्क को क्या लिख सकते हैं? माइनस पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम। एक मोल गैस है तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी बी डी टी। और जो हीट जो गिवन है, हीट, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? सी। जो प्रोसेस अपना गैस है, इस गैस के लिए क्या लिख सकते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी, जनरल मोलर हीट कैपेसिटी इंटू डी टी। सिंस हमें पता है अगर मोलर हीट कैपेसिटी दिया रहे तो Q इज इक्वल टू सी डी टी लिख लेते हैं, माइनस पी इंटू डी वी। अब क्या करना है? डी टी से डिवाइड कर देंगे, तो सी बी इज इक्वल टू सी माइनस पी डी वी बाई डी टी आया। तो यहाँ से सी हम लिख सकते हैं, सी जो आएगा सी बी प्लस पी डी वी बाई डी टी। इसको बना लिया इक्वेशन 1। अब जो अपने को इक्वेशन दिया है वो बोला है पीवी पे पावर एक्स, ए कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? इस गिवन इक्वेशन से डीवी बाई डी टी निकालना है अपने को, और लाके फिर इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हमें डीवी बाई डी टी करना है, तो प्रेशर को क्या करें? टेम्परेचर के टर्म में इक्वेट कर दें आइडियल गैस इक्वेशन से। पीवी इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी। और सिंस एक मोल गैस की बात कर रहे हैं तो पीवी इक्वल टू लिख सकते हैं आर टी। एन का वैल्यू कितना है? 1। एन का वैल्यू दिया है, मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हैं तो एन का वैल्यू 1 ले सकते हैं। यहाँ से पी की जगह पे क्या लिखेंगे? आर टी ओवर भी, और यहाँ पे भी पे पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो आर भी एक कांस्टेंट है, इसको इधर लाके डिवाइड करेंगे इधर तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो अपने को क्या मिला? टी भी पे पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक न्यू कोई कांस्टेंट आ गया यहाँ से। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो टी एक्स माइनस वन भी एक्स माइनस वन डी बी बाई डी टी प्लस भी एक्स माइनस वन डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से अपने को निकालना है डीबी बाई डी टी। डीबी बाई डी टी कितना आएगा? माइनस भी पे पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टी एक्स माइनस वन और भी पे पावर एक्स माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस भी अपॉन एक्स माइनस वन इंटू टी आया।
इस वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन वन में, तो C इज इक्वल टू क्या दिखेगा, सी बी प्लस पी, और यहाँ पे dv बाई dt था तो यहाँ पे क्या रख देंगे, माइनस v अपॉन एक्स माइनस वन इंटू टी। तो यहाँ से अपने को मिला C इजकल टू सी बी माइनस पी बी बाई टी इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन। और ये देखो आइडियल गैस इक्वेशन पी बी इजकल टू एन आर टी होता है, एक मोल गैस के लिए n का वैल्यू वन रखेंगे तो पीवी बाई पीवी इजकल टू आर टी हो गया। तो यहाँ से पीवी बाई टी को क्या लिख सकते हैं, आर। तो सी इज इक्वल टू सी बी माइनस पीवी बाई टी की जगह पे आर रखेंगे तो आर अपॉन एक्स माइनस वन, अपना फाइनली रिजल्ट आ गया। अब देखो यहाँ से जिसको सी इजकल टू सी बी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन का फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है। इसके डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दी, अगर क्वेश्चन में लिखता हूँ an ideal gas undergoes a process in which ratio of pressure and volume is constant. Find molar heat capacity if the gas is helium। तो यहाँ से अपने को बोल दिया कि गैस कौन सी है, हीलियम गैस है। हीलियम गैस है तो मोनोएटॉमिक गैस है, सीवी का वैल्यू इसका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले सीवी वैल्यू लिख लो, 3R/2। और आइडियल गैस जिस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है उसमें क्या बोला है, प्रेशर अपॉन वॉल्यूम, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो प्रेशर वॉल्यूम पे पावर माइनस वन इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू है माइनस वन। तो इस प्रोसेस के लिए मोलर हेड कैपेसिटी C इज इक्वल टू क्या होगा, सी बी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन। तो यहाँ से सी बी का वैल्यू रखेंगे 3R/2 माइनस आर अपॉन एक्स का वैल्यू माइनस वन। तो यहाँ से वैल्यू आया 3R/2 प्लस R/2। तो यहाँ से C का वैल्यू निकल के आया 2R। तो इस गिवन प्रोसेस के लिए C का वैल्यू कितना आया, मोलर हीट कैपेसिटी आया 2R। तो अगर हमें कोई स्पेसिफिक प्रोसेस दिया हो तो उसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो अभी तक पैरामीटर हमने पढ़ा है, जैसे W पढ़ा है, हीट पढ़ा है, डेल्टा एच पढ़ लिया, डेल्टा यू पढ़ लिया, तो इसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ दिस फॉर डिफरेंट प्रोसेस।
तो सबसे पहला जो प्रोसेस लेते हैं आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या होगा इसमें, कांस्टेंट। टेम्परेचर का वैल्यू के मतलब मान लो कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी क्या होगा, जीरो। के मतलब केल्विन नहीं लेना है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो डेल्टा टी क्या होगा, जीरो। अब अगर अपने को कोई बोले डेल्टा एच बताओ, तो डेल्टा एच होता है एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा एच भी जीरो आएगा। अगर डेल्टा यू कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला पता है, एन सी बी डेल्टा टी। अगेन डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा यू क्या आएगा, जीरो। मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस जब भी देगा डेल्टा एच और डेल्टा यू हमेशा जीरो होने वाला है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी अगर लगाते हैं हम, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और हमें पता है कि डेल्टा यू क्या है, जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जीरो है, तो क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो आया। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस क्यू। यहाँ अगर इसको समझा जाए तो मान लो एक अपना कोई गैस है जो क्लोज्ड कंटेनर में यहाँ पे रखा हुआ है। एक पिस्टन जो है मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन। और जो इसकी बाउंड्री है वो है डायाथर्मिक बाउंड्री, डायाथर्मिक बाउंड्री। डायाथर्मिक बाउंड्री जो हीट का फ्लो होने दे, मतलब इससे हीट का फ्लो हो सकता है। और मूवेबल पिस्टन है तो ये ऊपर नीचे भी जा सकता है। इसमें मान लो कोई गैस फील्ड है, कोई भी गैस मान सकते हैं, जैसे हीलियम मान लो। तो अब देखो अगर मान लो कि मैंने बाहर से इसको हीट दिया 20 जूल, हीट इसको दिया 20 जूल, तो हीट का साइन क्या लेंगे, +20 जूल। तो हीट तो +20 जूल दिया, वर्क क्या होगा, वर्क हमें पता है माइनस ऑफ क्यू होगा। तो वर्क इस हो गया यहाँ पे -20 जूल। वर्क है माइनस, इसके मतलब वर्क किसने किया, गैस ने वर्क किया। तो यहाँ पे जितना भी हीट हम देंगे इसको, हीलियम गैस को जितना भी हीट हमने सप्लाई किया, 20 जूल सप्लाई किया, तो ये 20 जूल गैस क्या करेगा, वर्क कर देगा। 20 जूल एनर्जी लॉस कर देगा इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ पाना मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितना हीट हमने दिया उतना हीट क्या कर देगा, लॉस कर देगा। अब अगर इसका उल्टा सोचते हैं कि मैंने इस पे वर्क किया, अगर मान लो इसको कंप्रेस करके ऊपर से इस पे हम वर्क करेंगे तो इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो ये क्या करेगा, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस कर देगा। कुल मिला के इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, समझ गए क्या, कि अगर हम इसको हीट के फॉर्म में एनर्जी देंगे तो वर्क करके लॉस कर देगा। अगर इसको वर्क, इस पे गैस पे वर्क करके एनर्जी देंगे तो हीट के फॉर्म में लॉस कर देगा। अब बात आती है कि वर्क का कैलकुलेशन कैसे होगा, क्योंकि अगर वर्क निकल जाए तो क्यों निकल जाएगा। तो हम देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। हमें पता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है वर्क के लिए, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से फाइनल तक। अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस है,
तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा यहाँ पे, पी एक्सटर्नल की जगह पे लिख सकते हैं पी प्लस माइनस डीपी इंटू चेंज इन वॉल्यूम। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो भी गैस का प्रेशर होता है वो थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है पी एक्सटर्नल से। ऑलरेडी हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में समझ लिया है। बी इनिशियल टू बी फाइनल, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो यहाँ से पी टीबी मिलेगा और यहाँ से माइनस प्लस बी इनिशियल से बी फाइनल, यहाँ पे डीपी और डीबी मिलेगा। तो ये टर्म क्या है, नेग्लिजिबल है, इसको इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लिजिबल। तो इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को इग्नोर कर देंगे। तो अपने पास वर्क के लिए आ गया बी इनिशियल बी फाइनल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब आइडियल गैस के लिए हम लोग अगर देखेंगे तो आइडियल गैस के लिए पी की जगह पे लिख सकते हैं एनआरटी ओवर भी इंटू डीबी। यहाँ से देखो, अगर कंटेनर में हमने गैस फिल किया है, क्लोज कंटेनर है, तो इस गैस में यहाँ पे देखेंगे इस गैस का मोल क्या होगा, मोल तो फिक्स होगा। तो मोल भी फिक्स है, आर भी फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है। तो जो कांस्टेंट नंबर है उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेते हैं। अपने को मिला डीबी बाई भी, इंटीग्रेट करना है भी इनिशियल टू भी फाइनल, माइनस एनआरटी डीबी बाई भी का इंटीग्रेशन होता है एल एन भी। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, भी इनिशियल टू भी फाइनल। कहीं पर भी इंटीग्रेशन अगर अपने को ऐसा दिया हो डी एक्स ओवर एक्स, तो इसको कहाँ से कहाँ तक, इसका इंटीग्रेशन अगर मान लो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, फाइनल स्टेट मान लेते हैं टू है, इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे आएगा एल एन एक्स, और इनिशियल स्टेट का वैल्यू रख देंगे और अपर लिमिट फाइनल स्टेट के लिए टू लिमिट। तो अपने को पता होना चाहिए डी एक्स ओवर एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स, ए है वन लोअर लिमिट, टू है अपर लिमिट, माइनस एन आर टी। अपर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, एल एन बी टू माइनस बी टू, मतलब यहाँ पे भी फाइनल माइनस एल एन, लोअर लिमिट की जगह पे रखेंगे भी हाई। फिर यहाँ से इसको लिख सकते हैं माइनस एन आर टी एल एन भी फाइनल अपॉन भी इनिशियल। तो यहाँ से एक वर्क का अपना फॉर्मूला निकल के आया। अब यहाँ से देखो, अगर अपने को आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पढ़ना है तो हमें पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, इसके मतलब ये सब क्या है, ये है कांस्टेंट। तो अगर इनिशियल स्टेट में हम देखते हैं, मान लो प्रेशर इनिशियल है और वॉल्यूम भी इनिशियल कुछ होगा। यहाँ पे ऐसे कंटेनर ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे अभी वॉल्यूम कितना है बी इनिशियल, प्रेशर कितना है पी इनिशियल। अगर हम इसको प्रेस करेंगे ऊपर से, सपोज हमने इसको प्रेस किया, कंप्रेस करेंगे इसको तो यहाँ पे पिस्टन कहीं आएगा। तो इस समय प्रेशर
गैस के अंदर कुछ और होगा तो क्या होगा, फाइनल प्रेशर। और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया है तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनल वॉल्यूम। तो जो इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन आया वही क्या आएगा, फाइनली प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। P1 V1 इक्वल टू क्या होगा, P2 V2। तो यहाँ से इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन वो बराबर होगा फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। लेकिन कब, ओनली फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, भी फाइनल अपॉन भी इनिशियल इज इक्वल टू पी इनिशियल अपॉन फाइनल। अब जो हमने यहाँ पे इक्वेशन, ये जो रिजल्ट अपना आया था इसको अगर हम इक्वेशन 1 बोलते हैं तो क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वर्क इज इक्वल टू, जो यहाँ पे बी फाइनल अपॉन बी इनिशियल है, यहाँ पे रख सकते हैं पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। तो वर्क निकलेगा माइनस एन आर टी एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। तो ये वर्क का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब यहाँ पे देखो, अगर हम दोनों को एक पास लिखना चाहें तो वर्क इक्वल टू अपना निकला था माइनस एन आर टी एल एन बी फाइनल अपॉन बी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। अब देखो, अगर यहाँ पे एल एन को, यहाँ पे एल एन है मतलब लॉग बेस ई है, बेस ई। अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा एन आर टी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, या फिर -2.303 एन आर टी लॉग पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल। ये सब एक ही रिजल्ट है। और कब लगेगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ये वैलिड किसके लिए है, वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स आता है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल में वर्क बताओ। अगर वर्क अपने को पता चल गया तो हीट क्या होगा, -W। तो हीट का वैल्यू आ जाएगा एन आर टी एल एन भी फाइनल अपॉन भी इनिशियल। जो भी वर्क का वैल्यू आएगा उसका अपोजिट साइन रख देंगे, अपना हीट निकल के आ जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।